नमस्ते। आज हम भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम पर एक गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बहुत ही विस्तृत YouTube वीडियो से ली गई है। तो आज हम सिर्फ नियमों और आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक युवा के लिए इस 4 साल के सफर का मतलब क्या है। बिल्कुल सही। आज हम सिर्फ क्या और कैसे पर नहीं, बल्कि क्यों और तो फिर क्या को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह स्कीम पारंपरिक सैन्य भर्ती से बहुत अलग है और इसके हर पहलू का एक युवा के भविष्य पर गहरा असर पड़ता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सफर शुरू होता है उस पहले कदम से, जब कोई युवा फैसला करता है कि उसे अग्निवीर बनना है। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या मैं योग्य हूं? उम्र की क्या सीमा है? देखिए, उम्र की सीमा है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। 17.5 से 21। और ये उम्र उस साल की 1 अक्टूबर को नापी जाएगी जिस साल भर्ती हो रही है। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प होनी शुरू होती है। अच्छा। अग्निवीर कोई एक ही तरह की नौकरी नहीं है। इसके नीचे 5 अलग-अलग तरह की भूमिकाएं हैं। अरे 5? जी, और सबके लिए पढ़ाई लिखाई की शर्तें भी अलग-अलग हैं। 5 अलग-अलग रास्ते? मुझे तो लगता था अग्निवीर बस एक ही तरह की भर्ती है। नहीं नहीं, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब सेना को बहुत अलग-अलग तरह के लोग चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहली और सबसे आम श्रेणी है अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी। जीडी। हाँ, ये सेना की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। इसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, जिसमें आपके कुल मिलाकर कम से कम 45% नंबर हो। और हर विषय में? और किसी भी विषय में 33% से कम ना हो। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। अब उन युवाओं का क्या जिनके पास कोई तकनीकी हुनर है? उनके लिए भी जगह है, और यही दूसरी श्रेणी है अग्निवीर टेक्निकल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये तकनीकी काम के लिए है। इसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा होना जरूरी है। अच्छा, साइंस स्ट्रीम। हाँ, यहाँ अंकों की मांग भी थोड़ी ज्यादा है। कुल मिलाकर 50% और हर एक विषय में कम से कम 40%। और अगर किसी ने ITI या डिप्लोमा किया हो तो? उनके लिए भी रास्ते हैं। 10वीं के बाद अगर किसी ने ITI या कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा किया है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब व्यावहारिक कौशल की भी कद्र है। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी है अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसे संक्षेप में SKT कहते हैं। SKT, ठीक है। ये ज्यादातर एक आप कह सकते हैं क्लरिकल या दफ्तर का काम है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से। किसी भी स्ट्रीम से? आर्ट्स, कॉमर्स? हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी चलेगा। लेकिन यहाँ अंकों पर बहुत ज्यादा जोर है। कितना? कुल 60% अंक, और हर विषय में कम से कम 50% अंक होने ही चाहिए। 60%? ये तो काफी ज्यादा है। जी। इसका मतलब इस भूमिका के लिए सेना को बहुत सटीक और होशियार लोग चाहिए। हमने 10वीं और 12वीं पास की बात की। क्या सेना ने उन युवाओं के बारे में भी सोचा है जिनकी पढ़ाई शायद उतनी नहीं हो पाई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। आखिरी 2 श्रेणियां उन्हीं के लिए हैं जिन्हें ट्रेड्समैन कहा जाता है। ट्रेड्समैन? इसमें से एक है 10वीं पास ट्रेड्समैन। इसमें शेफ, नाई, दर्जी जैसे काम आते हैं। और दूसरी है 8वीं पास ट्रेड्समैन, जिसमें हाउसकीपर यानी सफाई कर्मचारी या मेस वेटर जैसी भूमिकाएं होती हैं। अच्छा, तो 8वीं पास के लिए भी मौका है? जी, और इन दोनों ही ट्रेड्समैन श्रेणियों के लिए शर्त बस इतनी है कि हर विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। ये वाकई में समावेशी लगता है। एक और बात, कोई उम्मीदवार 2 श्रेणियों में आवेदन कर सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई उम्मीदवार मान लीजिए टेक्निकल और SKT दोनों के लिए योग्य है, तो वो दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है। अच्छा। उसे लिखित परीक्षा दोनों की अलग अलग देनी होगी, लेकिन उसका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट एक ही बार होगा। तो ये युवाओं को अपनी संभावनाओं को दोगुना करने का मौका देता है। बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा युवा चुन लिया जाता है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, अब उसकी दुनिया कैसी दिखेगी? सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि मिलेगा क्या? पैसे और फायदे। हाँ, सिर्फ तनख्वाह नहीं, पूरा पैकेज क्या है? चलिए अब इस पैकेज को खोलकर देखते हैं। इसे अग्निवीर पैकेज कहा जाता है। पहले साल में सालाना पैकेज लगभग 4.76 लाख रुपए का होता है। 4.76
6 लाख। हाँ, जो हर साल बढ़ता है और चौथे साल तक 6.92 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और अगर महीने के हिसाब से देखें तो पहले साल में हाथ में आने वाली सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह होती है। 30,000। दूसरे साल ये बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपए प्रति माह हो जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या? ये पूरी रकम कैश इन हैंड नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर ही वो सेवा निधि वाली बात आती है ना? बिल्कुल। ये काम कैसे करता है? देखिए, हर महीने जो सैलरी मिलती है उसका 30% हिस्सा कटकर एक अलग फंड में चला जाता है। 20%? हाँ, और यही इस स्कीम का जादू है। जितना पैसा अग्निवीर की सैलरी से कटता है, ठीक उतनी ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से हर महीने उस फंड में डालती है। यानी ये एक तरह से जबरदस्ती की बचत है जिस पर सरकार 100% का रिटर्न दे रही है। आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो 4 साल के अंत में ये कितनी बड़ी रकम बन जाती है? जब 4 साल की सेवा पूरी होती है तो अग्निवीर का अपना जमा किया हुआ पैसा, सरकार का बराबर का योगदान और उस पूरी रकम पर मिला ब्याज, सब मिलाकर ये लगभग 11,71,000 रुपए हो जाता है। 11,71,000। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी रकम इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त है। टैक्स फ्री? वाह! एक 22 या 30 साल की युवा के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। ये उन्हें अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने या आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत आधार दे सकती है। सही बात है। लेकिन क्या इसमें कोई शर्त है? मतलब क्या ये पैसा हर हाल में मिलता है? यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। ये पूरी रकम यानी सरकार के हिस्से के साथ तभी मिलती है जब 4 साल की सेवा पूरी हो। अच्छा। अगर कोई अपनी मर्जी से बीच में नौकरी छोड़ देता है तो उसे सिर्फ उसका अपना जमा किया हुआ पैसा और उस पर मिला ब्याज ही वापस मिलेगा। सरकार का योगदान नहीं मिलेगा? नहीं, सरकार का योगदान नहीं मिलेगा। समझ गया। पैसों के अलावा भी सेना की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। और क्या क्या सुविधाएं हैं? कई महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। सबसे पहली तो यात्रा भत्ता। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है और उस दौरान ट्रेन से घर आने जाने का खर्चा सेना उठाती है। अच्छा, और अगर किसी की पोस्टिंग किसी मुश्किल जगह पे हो, जैसे सियाचिन, उसके लिए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस का प्रावधान है जो उनकी सैलरी के ऊपर मिलता है। ठीक है। इसके अलावा रेगुलर सैनिकों की तरह ही मिलिट्री अस्पतालों में मुफ्त इलाज और सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी इन 4 सालों के दौरान मिलती है। ये बहुत मायने रखती हैं ये सुविधाएं। बिल्कुल। और सुरक्षा का क्या? भगवान ना करे सेवा के दौरान किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार के लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाया गया है। हर अग्निवीर को 48 लाख रुपए का एक नॉन कंट्रीब्यूटरी जीवन बीमा मिलता है। नॉन कंट्रीब्यूटरी मतलब? मतलब इसके लिए अग्निवीर की सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटता। ये पूरी तरह से सरकार की तरफ से है। और इसके भुगतान की शर्तें क्या हैं? अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु होती है, भले ही वो ड्यूटी पर ना हो, तो भी परिवार को 48 लाख रुपए बीमा के और सेवा निधि में जमा पूरी रकम ब्याज सहित मिलती है। और अगर मृत्यु सैन्य ड्यूटी के दौरान होती है, किसी ऑपरेशन में, उस स्थिति में परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता बहुत ज्यादा है। कितनी? इसमें 4 अलग-अलग भुगतान शामिल हैं। पहला, 48 लाख रुपए का बीमा। दूसरा, 44 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि जिसे एक्स ग्राचा कहते हैं। 44 लाख? जी। तीसरा, उस अग्निवीर की नौकरी का जितना भी समय बचा था उस पूरे समय की सैलरी। और चौथा, सरकार के योगदान सहित पूरी सेवा निधि की रकम। ये वाकई एक बहुत व्यापक सुरक्षा कवर है। तो इसके अलावा ड्यूटी के दौरान विकलांगता होने पर भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। 50% विकलांगता पर 15 लाख, 75% पर 25 लाख और 100% पर 44 लाख रुपए। और जब 4 साल बाद कोई अग्निवीर बाहर आता है तो उसे अपने अनुभव का कोई प्रमाण पत्र मिलता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सेवा पूरी होने पर उन्हें एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा। जिसमें उनके 4 साल के काम, ट्रेनिंग और सीखे गए कौशल का पूरा ब्यौरा होता है। और मैंने सुना है कि 10वीं पास वालों को 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलता है। जी है, जो 10वीं पास होकर भर्ती हुए थे उन्हें 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आगे की पढ़ाई के दरवाजे खोल देता है। ये तो हुई वो सब बातें जो अग्निवीरों को मिलती हैं, लेकिन एक पूरी तस्वीर के लिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि उन्हें क्या नहीं मिलता। और ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। हाँ। 4 मुख्य चीजें हैं जो अग्निवीरों को नहीं मिलती। पहली और सबसे बड़ी चीज है पेंशन और ग्रेचुइटी। कोई पेंशन नहीं? कोई पेंशन नहीं। 4 साल की ये सेवा पेंशन योग्य नहीं है,
ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। पेंशन न मिलना ये पारंपरिक सैनिक की जिंदगी से बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब 75% युवाओं को 22-23 साल की उम्र में अपनी आर्थिक सुरक्षा की योजना बिल्कुल नए सिरे से बनानी होगी। बिल्कुल। दूसरी चीज जो उन्हें नहीं मिलती वो है सेवा के बाद एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक का दर्जा। अच्छा, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा? नहीं। और इस दर्जे के साथ मिलने वाली सुविधाएं जैसे जीवन भर के लिए मेडिकल सुविधा और कैंटीन की सुविधा वो भी नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब है कि 4 साल बाद जो 75% लोग बाहर आएंगे वे तकनीकी रूप से सिविलियन होंगे। हाँ, जिनके पास 4 साल का सैन्य अनुभव होगा। और बाकी 2 चीजें क्या हैं? तीसरी है महंगाई भत्ता यानी डीए, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। डीए नहीं है। और चौथी है मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी, जो सिर्फ फौजियों को उनकी सेवा की विशेष प्रकृति के लिए दिया जाता है। अग्निवीरों का एक फिक्स्ड कंसोलिडेटेड पैकेज होता है जिसमें ये दोनों चीजें शामिल नहीं होती। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिस पर शायद सबकी नजर रहती है, 4 साल पूरे होने पर क्या होता है? ये इस योजना का सबसे निर्णायक मोड़ है। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद हर बैच से अधिकतम 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी रूप से शामिल कर लिया जाएगा। अधिकतम 25%? जी। इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक ऊपरी सीमा है। हाँ। और इस 25% का चुनाव कैसे होगा? इसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती और यही बात इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो फिर कैसे? चुनाव पूरी तरह से उन 4 सालों के दौरान उनके प्रदर्शन पर आधारित होगा। उनकी ड्यूटी, उनका अनुशासन, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी फायरिंग स्किल्स, इन सब का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। तो ये एक तरह से 4 साल लंबा परफॉर्मेंस रिव्यू है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी माहौल होगा। हर कोई जानता है कि 4 में से सिर्फ एक ही आगे जाएगा। हाँ, ये एक पहलू है। और जो लोग स्थायी हो जाते हैं उनका भविष्य कैसा होता है? जो 25% लोग चुने जाते हैं उनकी नौकरी फिर परमानेंट और पेंशन योग्य हो जाती है। अच्छा। लेकिन पेंशन के लिए उन्हें चुने जाने के बाद और 15 साल सेवा करनी होगी। और 15 साल? हाँ। मतलब कुल 19 साल? हाँ, पेंशन पाने के लिए कुल मिलाकर 19 साल की नौकरी करनी होगी। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो अग्निवीर स्कीम एक बहुत ही आधुनिक कॉर्पोरेट स्टाइल की भर्ती योजना लगती है। कह सकते हैं। ये पारंपरिक पूरी जिंदगी की नौकरी वाले मॉडल से हटकर एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस आधारित कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। बिल्कुल। ये जानकारी हमें योजना की बनावट की पूरी तस्वीर देती है। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाला सवाल उठता है जो शायद हर उस युवा के मन में होगा जो इस रास्ते पर चलने की सोच रहा है। क्या? इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू क्या है? क्या ये 11.5 लाख का वित्तीय पैकेज है, या फिर स्थायी नौकरी पाने का वो 25% का मुश्किल मौका है, या फिर वो अनुशासन, गर्व और कौशल है जो 4 साल में मिलेगा, भले ही वे सेना में स्थायी ना हो? सही बात है। एक युवा इन अलग-अलग संभावित नतीजों का मूल्यांकन कैसे करे और अपने लिए क्या प्राथमिकता तय करे? असली चुनौती शायद यही है।